जय हिंद साथियों। हमारे देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद, अगर आपको कोई ये बताने लगे संसद भवन से कि यही वह संसद है जिस संसद के भीतर इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सहमति हो गया, यानी इसी संसद के भीतर से इस देश में कर्ज लेकर के जो लोग भागे हैं रईस, उनके ऊपर ठप्पा लग गया। इसी संसद के जरिए इस देश में प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन को लेकर के उनपे भी मोहर लगी। और यही संसद के भीतर से प्रधानमंत्री की खामोशी लोगों को ही नहीं परेशान कर रहा है बल्कि देश को ही परेशान कर रहा है। और इसी संसद भवन से बीते 9 साल से अगर आप उसको आप जोड़ते जाइएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। लगभग तकरीबन 50 लाख ज्यादा का करोड़ का खेल जो है ना इस संसद के भीतर से हो गया। और ये सब कुछ हुआ कैसे और होता कैसे है। और राज्यसभा के मद्देनजर अगर आप देखिएगा तो एक सवाल और बड़ा है कि राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं ना जिनका सीधे ताल्लुकात जो है बिजनेसमैन से है। और बिजनेसमैन अपने हक के लिए जो भी आवाज को उठाना चाहते हैं ना वो संसद में वो आवाज उठता है। और चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे सामान्य तौर पर किसी सवाल के जरिए सरकार से जवाब मांगने की सोच हो, लेकिन हमारे देश के भीतर के जो जनता के सवाल हैं वो गायब हो जाता है। तो हमें लगता है कि आज जो है हमारे देश में पुरानी संसद और नई संसद उनकी तमाम कार्रवाई जो है उसके बारे में बात करें। और नई संसद को लेकर के एक बात और कि इसी संसद के भीतर से चंद दिनों के अंदर ही कुछ ऐसे मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो सड़क पे नहीं बोले जाते, लेकिन संसद के भीतर बोला गया, कहा गया और प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती इस पे भी। लेकिन हमको लगता है कि देश की सबसे ताकतवर जगह होता है संसद भवन। और इसी संसद भवन की यानी पार्लियामेंट की सुनवाई और उसकी कार्रवाई दोनों को अगर मद्देनजर आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री की खामोशी और लगातार सरकार द्वारा ठप्पा लगा करके हमारे देश के भीतर में जो लूट की परिस्थिति को कैसे पैदा किया गया है, अगर आपके सामने एक एक करके अगर बताया जाए और शुरू में आपको बताया जाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर के घटना पे क्यों खामोश रहे, प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के सांसद यानी बीजेपी के सांसद को लेकर के क्यों नहीं कुछ कहते। कानून मंत्री जो रिजिजू वो जजेस को धमकाते हैं, रिटायर्ड जजेस को, प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं कहते। इस देश के गृह राज्य मंत्री टेनी और उनका बेटा जीप से किसानों को मजदूर को कुचल देता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं कहते। भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह जो कि यौन शोषण पर आरोप लगता है उनके ऊपर एक महिला खिलाड़ी के द्वारा, और अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, प्रधानमंत्री इस पे भी कुछ नहीं बोलते हैं। और नई संसद में एक नाम और रमेश बिधूरी का बढ़ गया, लेकिन प्रधानमंत्री की खामोशी थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ भी दीजिए और आप घूमिए पार्लियामेंट के सामने कि इसके बारे में जो इसी पार्लियामेंट से जब राफेल का मुद्दा आया था तो देश का सरकार ने कहा जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसी संसद भवन के भीतर से जब जासूसी की बात आई और एनएसएस का जिक्र हुआ तो सरकार फिर कहा कि हम नहीं बताएंगे और सरकार खामोश रहा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। लेकिन इससे अलग हट करके लोकतंत्र के मंदिर में अगर धंधे के तरीके से इस देश को अगर चलाए जाने लगे, संसद को चलाया जाने लगे, तो ये कोई घबराने और हैरत अंगेज नहीं है। भारत में ऐसे एक एक कच्चे चिट्ठे को अगर आप खोलिएगा तो सरकार द्वारा लिया गया निर्णय, हर एक निर्णय हो सकता है आपको परेशान कर देगा। जब पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड का थप्पा लगा तो सोचा नहीं गया था कि कितने हजार करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग में चलते चले जाएंगे। और आज की तारीख में जो जुलाई तक का आंकड़ा है वो 13,791 करोड़ का। कौन दिया, किस रूप में दिया, किसने दिया, कब दिया, इसका कोई जानकारी नहीं। और पार्लियामेंट में ठप्पा लग गया और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी बरती हुई। 13,791 करोड़ का ही मामला नहीं है। और इसी संसद भवन के भीतर जब मोनेटाइजेशन को लेकर के वित्त मंत्री बताने लगी कि हमारे सामने टारगेट 6 लाख करोड़ का, और इस देश के भीतर में तकरीबन 22 मंत्रालय अपने विभागों के जरिए बताएंगे कि उनको किस किस रूप में और किस किस तरीके से और क्या कुछ बेचना है और प्राइवेट हाथों में सौंपना है, उसको मोनेटाइजेशन शब्द दे दिया गया और 6 लाख करोड़ का डाटा रख दिया गया। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन और जो कॉर्पोरेट का जिक्र होता था उसके अंदर भी खामोशी तो बढ़ती गई। आप कहेंगे कहां इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कितना अच्छा पार्लियामेंट नया बना है,
इसको देखना चाहिए। तो हमको लगता है कि इस देश के भीतर में 3 मौके ऐसे आए जब कॉर्पोरेट इकोनॉमी को लेकर के नेहरू गांधी के दौर में और इंदिरा गांधी के दौर में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो एक सवाल उठा कि कॉर्पोरेट और सत्ता के जरिए जो नेक्सस, जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लाभ उठाते हैं और कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को कितनी सुविधाओं के साथ कौड़ियों को मोल बहुत कुछ दिया जाता है, वो 3 ऐतिहासिक तारीख के तौर पर तब्दील कर दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में ये रोजमर्रा की चीज बन गई और स्थिति आज ये आ गई कि जब कॉर्पोरेट के हवाले करने, जब पूरा खाका जब उसको निकल करके बाहर आता है, तो इसमें सवाल अंबानी अडानी का ही नहीं, इस देश के टॉप 10 कॉर्पोरेट सेक्टर यानी इस देश के जो संपत्ति दी गई उनके हवाले, उनके कीमत कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और उसको जिस कौड़ियों के भाव पे दिया गया, जिसको इन्वेस्टमेंट के नाम दायरे में खड़ा कीजिएगा तो उसमें 3 लाख करोड़ का आंकड़ा सिर्फ आपको खड़ा होगा आकर। तो क्या पार्लियामेंट, संसद का मतलब सिर्फ एक बिजनेस को डील करने की जगह हो गई? अब क्या बिजनेस डील ही इस देश को, हमारे देश को चला रही है और एक ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर रही है जो इस देश को खजाने में कुछ नहीं बचेगा और एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर बढ़ते चली जाएगी जिसमें आम लोगों से जुड़े सवाल गुम हो जाए, जो अपराधी हो उस पर खामोशी बरत लिया जाए। जैसे हम ये शब्द की बात कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, इसी पार्लियामेंट, ये संसद के भीतर जो सांसद बैठे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दीजिएगा आप तो 763 सांसद, उन 763 सांसदों में से 306 पर क्रिमिनल केस चल रहा है। आप एक पल के लिए आप सोचिए कि पिछले दिनों जब महिला आरक्षण को लेकर के यहां से पूरा सर्वसम्मति के साथ लोकसभा में 2 लोगों ने विरोध किया, लेकिन सर्वसम्मति के साथ जब इस पे आरक्षण पे जब मोहर लगा, उसमें मोहर लगने वाला जो लोग थे उसमें 28 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि हाँ, हमने महिलाओं के साथ अपराध किया और अपराध जितना विवत्स, मतलब वो सारी चीजें, कुछ मर्डर किए हुए उनके आरोप लगे हुए, हत्या के आरोपी के आरोप लगे हुए, इस समय जो भी क्रिमिनल एस्पेक्ट हो सकता है उसके हलफनामे के साथ चुनाव लड़ने वाले सांसदों के तादाद 306 है 763 में। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं जो कॉर्पोरेट की बात को पार्लियामेंट के भीतर पहुंचाते हैं। तो संसद भवन के जो लोकतंत्र के मंत्र को लेकर कौन सा सवाल, और ये सवाल अब इसलिए भी बहुत बड़ा हो चला है कि जब आप चुनाव के दिशा में आगे बढ़ते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर देश भर में सवाल है कि एक आइडिया ऑफ इंडिया होता क्या है, जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, ओबीसी आरक्षण का जिक्र राहुल गांधी क्यों करते हैं और अपने तौर पर सत्ता इस बात को जिक्र करती है कि हम महिलाओं को लेकर के पीछे खड़ी हो गई। जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध इस दौर में बीते 6 सालों से जो डाटा बताता है, जो 2014 और 2020-21 तक का जो डाटा निकल करके आता है कि उससे पहले से 10 वर्ष की तुलना में वह कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते गया। अब इसका पूरा सवाल क्या है, मैसेज क्या जाता है इससे कि इसको पहला ये है कि संसद भवन में लोकतंत्र और कानून के नाम पर जो सांसद है वो अपने डीलिंग, और जो डीलिंग संसद के भीतर होता है, जो सामान्य तौर पर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 5 स्टार होटलों में या कुछ अलग स्थानों पे होती थी जिसमें लगता था कि ये बोनी कैपिटलिज्म है, लेकिन उसको भी एक जामा पहना दिया गया। अगर राजनीतिक सत्ता अगर पहनाता है जामा इसको, तो सवाल ये भी नहीं, इतना ही नहीं है, सवाल पूरे आंकड़े जो निकल करके आता है तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के और तो और यानी बैंक का जो एनपीए माफ किया गया जो ओवरऑल तकरीबन 18 लाख करोड़ तक जाता है। यानी इतना कर्ज अगर माफ कर दिया गया, संसद भवन से कर्ज लेकर के भागने वाले लोग जो लगातार कहते रहे कि हम कर्ज नहीं लौटा पाएंगे, और संसद के भीतर जब यह सवाल सरकार से पूछा गया तो सरकार अपने तौर पर रिटर्न जवाब देती है कि हाँ इतना एनपीए तो हुआ है और इसमें इतने हमें रिटर्न ऑफ किया है, यानी माफी इसको दे दिया। सरकार खुले तौर पे सारी चीजें बताने लगी। और इस पे दूसरा सवाल निकल करके ये भी आता कि आप पुरानी पार्लियामेंट से जब दूसरी पार्लियामेंट को अगर आप उसके बारे में जिक्र कीजिएगा तो लोकतंत्र के मंदिर के तौर पे ही इसका पहचान और राजदंड के साथ इसका पहचान दिया गया था। लेकिन काहे का राजदंड और काहे का लोकतंत्र जी? जिस संसद भवन के यानी जिस संसद भवन के भीतर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी महिला आरक्षण पर मुहर लगा दे, अभी तो ये 2 चीज हुई है ना।
तो तीसरी परिस्थिति इससे क्या निकलती है, हमको लगता है कि इस पार्लियामेंट यानी संसद के भीतर से जितने संख्या में इस सवाल इस देश से लोगों के जुड़ करके आ जाते हैं, और बीते 3 साल के भीतर यानी 3 साल के भीतर हम बता रहे हैं आपको कि आपको ये जान करके परेशानी होगी कि जनता से जुड़े हुए करीब करीब 1022 सवाल उठ ही नहीं पाया। वह आया चला गया, सौंप दिया गया मंत्रालय के भीतर में, दे दिया गया, चीजें बढ़ती चली गई। अब सवाल उठता है कि वाकई इस देश के भीतर में अगर बिजनेसमैन घोटाला हुआ हो तो देश के कानून मंत्री खामोश हो सकता था। इंदिरा गांधी खामोश नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी खामोश नहीं रहे, मनमोहन सिंह को बोलना पर नरसिम्हा राव भी बोले, नेहरू भी जिक्र किया करते थे कि बोनी कैपिटलिज्म से कैसे बचा सकता है और कैसे इसको बचा जाए इससे। इस समय नहीं कुछ कहा गया। आज के समय में जब आपसे ये बात बता रहे हैं तब भी मणिपुर में दंगा भड़क रहा है, वहां मुख्यमंत्री के घर पे हल्ला हो जाता है, वहां जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वहां हल्ला हो जाता है, लेकिन सरकार इस पे कुछ नहीं कहेगी। तो इस संसद भवन के भीतर से 2024 के चुनाव के आकलन के भीतर से किया जाए या फिर ये पत्रकार की मजबूरी हो गया है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और सांसदों को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के और उन उम्मीदवारों को लेकर के जो सांसद बनना है और जो सांसद है उनको विधानसभा में उम्मीदवार को भेजने के तौर पर जो मंथन हमारे देश में हो रही है, तो हमें लगता है इस संसद भवन का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि करीब 103 सवाल ऐसा है जो किसान के आंदोलन के बाद से किसानों से जुड़ करके पार्लियामेंट के अंदर उठना चाहिए था, लेकिन वह नहीं उठा। इस देश के भीतर में जो मनरेगा से जुड़ा हुआ सवाल था, दिहाड़ी मजदूर से जुड़ा हुआ था, तकरीबन 98 सवाल ऐसे थे जिन सवालों को संसद में उठना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उठा। इस देश के भीतर बेरोजगारी का आलम, 11 ऐसे सवालों का विपक्ष जिक्र करना चाहता था, लेकिन वो भी सवाल नहीं उठा। इस दौर में महंगाई और पीपीएफ का पैसा निकालने को लेकर के, इसको लेकर के भी सवाल, तकरीबन 16 सवाल ऐसे थे जो नहीं उठ पाए, जो बड़ा सवाल था, लेकिन उसके उठाने की इजाजत नहीं मिल पाया या शोर शराबे में सारी चीजें गुम हो गया। जो चीजें उठा और वो लाखों करोड़ के हिस्से को लेकर के आखिरी दौर में चल रहा है, तो क्या अब नए सांसद के जरिए उस राजदंड को परखना शुरू कर रहे, जिससे निकल करके 3 बातें आती है। जब हम हाथ में राजदंड होगा फिर राजा का राज होगा और वो जनता को प्रति कहीं ना कहीं निष्पक्ष भाव से देखेगा। यानी राजतंत्र के परंपरा में आज हम आकर के खड़े हो गए और पुरानी संसद को हम संविधान सभा के तौर पे घोषित कर दिया और संविधान में लिखे हुए शब्द और नए लोकतंत्र के मंदिर में संसद में उस शब्द का महत्व कुछ भी नहीं है, जबकि दोनों इमारतें जो है वो दोनों कुछ ही दूरी पे है, चंद लाइनों की दूरी पे। अब दोनों इमारत के बीच में अगर आप उस दूरी को देखिएगा तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि 900 करोड़ में पार्लियामेंट जो नया बना, इसका जरूरत क्या था। इस 900 करोड़ के पार्लियामेंट के जरिए, संसद भवन के जरिए एक झटके में पुरानी पार्लियामेंट के भीतर 2014 के बाद से जो भी इकोनॉमी एस्पेक्ट जो डील हो रही थी वो अलग अलग तरीके से कॉर्पोरेट को लेकर के, बैंकों को लेकर के, एनपीए को लेकर के, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, वह सारे और प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन को लेकर के भी वो सारी चीजें अब वहीं पे दफन हो गई। अब नया संसद भवन है तो नए तरीके से वहां सोचना, समझना और साधना शुरू होगा। और इस 900 करोड़ का जो संसद भवन है, जिसमें अगले 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर का वक्त है और उसके बाद ये देश लोकसभा का चुनाव में चल जाएगा और ये सरकार नोटिफिकेशन आ जाएगा और सरकार इस चीज के बारे में कुछ बता नहीं पाएगी। और इन 6 महीनों में कैसे डील होनी है, इसका एक आहट आपको सिर्फ इस बात से लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 6 महीने के भीतर जो अलग अलग राज्यों में वो घूमे या जो भाजपा की हालत जहां खस्ता है वहां जाकर के वो हजारों करोड़ रुपए का जो योजनाओं का ऐलान करेंगे। जैसे आज तेलंगाना में तकरीबन 1300 करोड़ का योजना का ऐलान कर दिया उन्होंने, और यही मध्य प्रदेश में था। तो यही परिस्थिति हर जगह, यानी जितने भी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं अब 6 महीने में वो करिए और लोगों के उसकी मदहोशी में ले आइए। यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई भी सवाल हो तो सवाल का जवाब नहीं दीजिए कि भारत, उसकी तो डीएनए में डेमोक्रेसी है, यानी उसके रगों में
डीएनए डेमोक्रेसी और डीएनए और इस सब डेमोक्रेसी के आश्रय और लोगों की गवर्नेंस के साथ कितनी है, और जो गवर्नेंस निर्णय लेती है और उसमें उसकी जनता के साथ कितनी भागीदारी है। यहाँ पे आपको एक बात पे ध्यान देना है कि तकरीबन इस समय 2019 में जब दोबारा सरकार चुन करके आए तब से लेकर के अभी तक जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो बजट था वो अभी गुम हो गया। प्रचार प्रसार पे बजट जरूर हुआ, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि आज स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर के दिन श्रमदान के तौर पर सांसदों और सरकार ने अपने आप को इसलिए खपाया खुद को कि जो लोगों के भीतर जो सवाल है उनकी जो उसको दरकिनार कर दिया जाए। क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को जब सेकेंड फेज की शुरुआत प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत को लेकर के किया था तो उसमें बजट तय हुआ था तकरीबन 1800 करोड़ का, उसके अगले साल 2000 करोड़ और पिछले बजट में ये 5000 करोड़ तक चला गया। एक सवाल हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है कि इस देश में प्रचार पर, स्वच्छ भारत के प्रचार पर कितना खर्च हुआ। तो आपको जान करके परेशानी हो कि सरकार द्वारा जो निर्धारित बजट है जो 2014 से आगे बढ़ते आ रहा है उसका लगभग 48% हिस्सा केवल प्रचार में खर्च हुआ। जमीन की हकीकत क्या है हम आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में उस आखिरी सवाल पे आइए कि आखिर संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर सरकार के लिए कवच का काम करता है। लोकतंत्र का मंदिर इस देश के जो आरोपी अपराधी हैं उनके लिए एक 5 स्टार हसीन होटल के तौर पर है, यानी जेल तो उन्हें हो नहीं सकते क्योंकि वो विशेषाधिकार से लैस है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो इस देश के जांच एजेंसियां हैं ना उनके पास जो केस 2014 तक जो भाजपा के सांसदों को लेकर के, जो भाजपा के नेताओं को लेकर के थी, उसमें तकरीबन 123 केस यानी बंद हो गए या फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। 129 सांसद और विधायकों के खिलाफ जो केस बन करके निकला बाहर वो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के हिस्सा है। यानी इस पार्लियामेंट के भीतर यानी संसद के भीतर मोहर लगती है इस बात को लेकर के इस देश के पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी सिस्टम और पूरी गवर्नेंस केवल राजनीतिक को साधने के लिए इसको काम करेगी और उससे हटकर कोई काम नहीं करेगा। तो क्या वाकई संसद भवन के बारे में सुनकर क्या खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि शानदार इमारत बनी है, एक अंग्रेजों की इमारत बनी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की दौर की इमारत है जो नया बना है जो संसद भवन, और यही वो लोकतंत्र का मंदिर को लेकर के सवाल किए जा रहा है। सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जितना भी हुआ उन भाषणों का लगभग 72 यानी 72% हिस्सा सरकार ने अपनी उपलब्धियों के बताने पर खर्च कर दिया। यानी हम क्या किए, हम ये किए, हम वो किए, हम 200 कल्याणकारी योजनाएं वेलफेयर लाए, हम डिजिटलाइजेशन इस समय लेकर के आए, इससे ये लाभ हुआ। कमोबेश मतलब हर क्षेत्र को लेकर के सिर्फ 1 दर्जन यानी लगभग 17 मामले ऐसा है जो सरकार को जिस कॉर्पोरेट जो प्राइवेटाइजेशन, जिस मोनेटाइजेशन, जिस बैंक और जिस एनपीए और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड और जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर के सवाल करने थे उसमें केवल 17 मामले ही आए जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब भी दिया और उसमें 12 जवाब लिखित तौर पे दिए गए, यानी पार्लियामेंट के भीतर वो खड़े होकर के बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। तो क्या भारत देश की राजनीतिक जो कल तक पार्टी के हेडक्वार्टर में बनती और सजती थी वो नए सिरे से अगर आज आपके पास 272 की जादुई आंकड़े को पार करने की अगर ताकत है भाजपा में तो ये संसद आपको स्वागत करेगा। आप जैसे चाहे मनमर्जी कर सकते हैं और एक प्रक्रिया के बाद हर नियुक्ति भी आपके हाथ में होगा, क्योंकि इसी संसद भवन के भीतर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति इस पे भी ठप्पा लग गया कि हम ही करेंगे। इसी पार्लियामेंट संसद के भीतर दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है, सब राज्यपाल के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट ये बताते रहा कि ये चुने हुए सरकार है, उसको भी पार्लियामेंट के भीतर ठप्पा लगा दिया गया क्योंकि ये दिल्ली है। तो सर्वोच्च न्यायालय का खत्म होना, इलेक्शन कमीशन का खत्म होना,
इस देश का प्रीमियम जांच एजेंसियों का खत्म हो जाना और इस देश के बीच में मतलब जो डील होता है बिजनेसमैन के साथ और तमाम परिस्थितियों में जो अपनी उपलब्धियों को ही रखते हुए जब जनता के सवाल से जब दूर हो जाते हैं, लोगों के सवाल से दूर हो जाते हैं, इस सारी परिस्थिति जो है ना पूरा क्लियर बताती है कि यही वो संसद भवन है जहां आप तक ये सवाल इसलिए भी नहीं पहुंचता है कि इस पार्लियामेंट संसद से जुड़े हुए कोई सारोकार नहीं और संसद को भी इस बात का फिक्र नहीं कि आपके साथ कोई सारोकार हो रखने की स्थिति में रहे, क्योंकि ताकत उसके पास है। हर चौराहे पे खड़ा हो, उसका चाहे पुलिसकर्मी हो या दफ्तर में बैठा हुआ बाबू हो, साहब हो, वो घबराता और डरता है, क्योंकि सत्ता जो है उसके साथ अगर वो नहीं चलेगा तो आने वाले समय में उसके साथ मुश्किल हो जाएगी। और यह स्थिति तमाम राज्यों में धीरे धीरे फैलती चली गई, दिल्ली से निकल करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो यानी चाहे पश्चिम बंगाल की राजधानी क्यों ना हो, मतलब हर एक राज्य की ताकत और उस ताकत के आश्रय जाकर के खड़ी हो गया कि हम चुन लिए गए तो सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का ये रूल, आप इसको लोकतंत्र का मंदिर कहे या फिर संविधान सभा के तौर पे पुराने संसद भवन को देखिए, स्थितियां कितना नाजुक है ये आप खुद समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।